हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर वीडियो लेक्चर क्लासेस। हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम देखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी इन फर्टिलाइजर्स। ठीक है, हमने नैनो टेक्नोलॉजी इन पेस्टिसाइड और नैनो टेक्नोलॉजी इन वाटर यूज, नैनो टेक्नोलॉजी फॉर सीड साइंस, ये सब देखा था। तो अभी तक तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नैनो टेक्नोलॉजी इन फर्टिलाइजर। तो नैनो टेक्नोलॉजी इन फर्टिलाइजर्स जैसा कि हमने देखा था, नैनो मटेरियल का यूज़ करते हैं हम किसी भी नैनो जो टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने के लिए। जैसे पेस्टिसाइड में किए थे हमने, है ना, इनकैप्सुलेशन किए थे पेस्टिसाइड का। ठीक है, हम कंट्रोल्ड रिलीज क्वालिटी या कंट्रोल्ड रिलीज जो फिनोमेना है, ठीक है, उसको हमने और एम्फेसाइज किया था पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के अंदर। ठीक है, ऐसे ही हम फर्टिलाइजर में, क्योंकि नैनो पार्टिकल का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, जो फर्टिलाइजर जो एलिमेंट होता है, जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, या जो भी माइक्रो या मेजर न्यूट्रिएंट हो गए, वो आसानी से उस पर रिएक्ट कर सकता है और आसानी से उस पर बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। और जब आसानी से उस पर चिपके रह सकता है, बॉन्डेड रह सकता है, तो वो स्लो रिलीज होता है। ठीक है, जितना ज़रूरत है उतना ही। तो उससे क्या होता है, एक तो हमारे जो फर्टिलाइजर जो वाटर में घुल जाते हैं और सॉइल को पॉल्यूट करते हैं, या रेसिडुअल इफेक्ट छोड़ते हैं, या हमारे वाटर सोर्स से जाके मिल जाते हैं ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने के कारण, एक तो वो रुक जाता है, तो हमारे वाटर सोर्सेस पॉल्यूट नहीं होते, हमारी सॉइल्स पॉल्यूट नहीं होती है। ठीक है, ट्रेस एलिमेंट ज़्यादा नहीं आते हैं उसमें। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में अगर ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे तो हमारी सॉइल जो होगी वो टॉक्सिक हो जाएगी। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो फर्टिलाइजर रेफर्स टू अ प्रोडक्ट इन नैनोमीटर रेजाइन दैट डिलीवर्स न्यूट्रिएंट टू क्रॉप। ठीक है, ये तो हमने देखा था कि ये नैनो रेंज में होते हैं। जितनी भी नैनो टेक्नोलॉजी से हम जो भी चीज़ें बनाएंगे वो एक नैनो रेंज में होगी, 1 to 100 नैनोमीटर। तो और फर्टिलाइजर की अगर बात करें तो ये न्यूट्रिएंट को डिलीवर करती है प्लांट तक या क्रॉप पे। फॉर एग्जांपल, इनकैप्सुलेशन इनसाइड नैनो मटेरियल कोटेड विद अ थिन प्रोटेक्टिव पॉलीमर फिल्म और इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स और इमल्सन्स ऑफ नैनो स्केल डायमेंशंस। एक इमल्सन के फॉर्म में भी हम इसको बना सकते हैं, या एक पॉलीमर की कोटिंग करके, एक पॉलीमर फिल्म की कोटिंग करके भी हम फर्टिलाइजर को डेवलप करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो सरफेस कोटिंग ऑफ नैनो मटेरियल ऑन फर्टिलाइजर particles hold the material more strongly due to higher surface tension that than the conventional surface। और जब हम नैनो मटेरियल में या नैनो मटेरियल में जब इन पार्टिकल को बाउंड करते हैं या बाउंड करते हैं या उनसे जोड़ते हैं, तो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। क्यों? क्योंकि हायर सरफेस एरिया मिल जाता है उनको। हायर सरफेस एरिया में क्या होता है, जैसे ये हमारे पास पानी की एक बूंद है, इसका सरफेस एरिया जितना, अगर इस पानी की बूंद को तोड़ के हम 10 पानी की छोटी छोटी बूंद बना दें,
ठीक है, 10 पानी की छोटी छोटी बूंद बना दें तो इसका जो सरफेस एरिया होगा इससे बहुत ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, सरफेस टेंशन ज़्यादा हो जाएगा इसका। सरफेस टेंशन ज़्यादा, जितने छोटे पार्टिकल इसके कंपैरिजन में इसका सरफेस टेंशन ज़्यादा, तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाता है, वो हाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जो भी चीज़ हम इससे जोड़ेंगे वो हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है, कंट्रोल्ड रिलीज होता है। कंट्रोल्ड वे में जो भी चीज़ हम इससे बॉन्ड करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट बॉन्ड करेंगे इससे बाइंड करेंगे इससे, तो वो एक कंट्रोल्ड वे में रिलीज होगा। ठीक है, तो डिलीवरी ऑफ एग्रोकेमिकल सब्सटेंस सच एज फर्टिलाइजर सप्लाइंग मैक्रो एंड micronutrient to the plants is an important aspect of application of nanotechnology in agriculture। तो इससे हम कोई भी केमिकल है जो हमको सप्लाई करना है, या कोई भी मैक्रो न्यूट्रिएंट है या माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो सब हम किससे जोड़ेंगे, नैनो मटेरियल से। ठीक है, कन्वेंशनल फर्टिलाइजर आर जनरली अप्लाइड ऑन द क्रॉप बाय आइदर स्प्रेइंग और ब्रॉडकास्टिंग। हमारे कन्वेंशनली जो फर्टिलाइज़र हैं, जो परंपरागत जो हमारे खाद है, तो हम उसको कैसे देते थे, स्प्रे करके देते थे या ब्रॉडकास्ट करते थे। हाउएवर वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट डिसाइड द मोड ऑफ एप्लीकेशन इज द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द फर्टिलाइजर रीचिंग टू द प्लांट। ये देखा गया है कि जब हम उसको छिड़काव करते हैं या ब्रॉडकास्ट करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारा जो न्यूट्रिएंट होता है, वो मैंने बताया, या तो जिस साइड पे हम ये सब फर्टिलाइजर दे रहे हैं, वो जो केमिकल फर्टिलाइजर या जो भी फर्टिलाइजर है, एक तो वो लीच हो जाता है, लीच आउट हो जाता है, सॉइल के बहुत गहरे में चला जाता है। ठीक है, वाटर के साथ घुल जाता है, तो वो वेस्ट हो जाता है। ठीक, ड्रिफ्ट ऑफ हो जाता है या रन ऑफ हो जाता है, इवेपोरेटेड हो जाता है। कभी कभी अगर इवेपोरेटेड है या वेपोराइज्ड अगर होने वाला मटेरियल है तो वो क्या हो जाता है, इवेपोरेटेड हो जाता है। ठीक है, वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है, समझ जाओ। हाइड्रोलिसिस हो जाता है उसका वाटर के साथ मिलके। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये सब वेस्ट हो जाता है हमारा मटेरियल अगर ये सब हुआ तो कुछ का फोटोलाइटिक रिएक्शन हो जाता है, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन हो जाता है। तो it has been estimated that around 40 to 70% of nitrogen और 80 to 90% of phosphorus ऐसे ही खराब हो जा रहा है। ठीक है, ऐसा हमने एस्टिमेट किया है। तो 40 से 70% नाइट्रोजन और करीब 80% या 75% फॉस्फोरस P2O, ये सब क्या हो रहा है, या तो ड्रिफ्ट हो जा रहा है या रन ऑफ हो जा रहा है, इवेपोरेटेड हो जा रहा है या लीचिंग हो जा रहा है। 50 to 90% पोटेशियम K2, ठीक है, ये सब क्या हो जा रहा है, रन ऑफ हो जा रहा है। तो ऐसा देखा गया है कि ये सब 50-90% ऑफ पोटेशियम कंटेंट ऑफ अप्लाइड फर्टिलाइजर आर लॉस्ट टू एनवायरनमेंट and could not reach the plant, which causes sustainable and economic loss, जिसके कारण हमें इकोनॉमिक तो लॉस हो ही रहा है, दूसरा हमारा एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट हो रहा है, सॉइल पॉल्यूट हो रही है, हमारे वाटर सोर्सेस पॉल्यूट हो रहे हैं। तो दीज प्रॉब्लम्स हैव इनिशिएटेड रिपीटेड यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड विच एडवर्सली अफेक्ट द इनहेरेंट न्यूट्रिएंट बैलेंस ऑफ द सॉइल। जो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट बैलेंस, जो ऑटोमेटिक सॉइल का जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो न्यूट्रिएंट बैलेंस करती है, वो भी बैलेंस क्या हो रहा है, गड़बड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि सॉइल के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट जो आर्टिफिशियल हम दे रहे हैं वो एक्सेस में है। ठीक है, तो उसका बैलेंस भी गड़बड़ा रहा है। तो इसके कारण हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर।
नैनो फर्टिलाइजर हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका वो पढ़ रहे हैं, उसका कारण बता रहा हूँ मैं कि इतने सारे एक तो न्यूट्रिएंट हमारे लॉस हो जाते हैं, ठीक है, और जो मिलना चाहिए जितना पौधों को उतना नहीं मिल पा रहा है। और सॉइल के अंदर एक तो सॉइल को पॉल्यूट कर रहा है, वो वाटर रिसोर्सेज को पॉल्यूट कर रहा है, और सॉइल की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि न्यूट्रिएंट को बैलेंस करना, तो वो न्यूट्रिएंट को बैलेंस भी नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि एक्सेस मात्रा में, एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट सॉइल के पास है, तो वहाँ भी दिक्कत है। और अगर ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़ है सॉइल में तो वो एक प्रकार से टॉक्सिसिटी जनरेट करेगी, है ना। तो हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर टू फुलफिल द क्रॉप न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट एंड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन। तो हमको ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम एक ऑप्टिमाइज ढंग से, मतलब न ज़्यादा न कम, केमिकल फर्टिलाइजर का जितना डोज है पौधों को जितना मिलना चाहिए उतना ही मिले, ठीक है, या हम इतना ना दें कि वो बर्बाद हो, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में ना हो। तो नैनो टेक्नोलॉजी यहाँ पे फिर आती है, नैनो टेक्नोलॉजी फिर यहाँ इंट्रोड्यूस होती है कि नैनो टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड द फैसिलिटी ऑफ एक्सप्लोरिंग नैनो स्केल और नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल एज फर्टिलाइजर कैरियर और कंट्रोल्ड रिलीज वेक्टर फॉर बिल्डिंग ऑफ द so called smart fertilizer as new facility to enhance the nutrient use efficiency and reduce the cost of environmental pollution। नैनो फर्टिलाइजर से हम क्या क्या कर सकते हैं, एक तो कंट्रोल्ड वे में, ऑप्टिमाइज ढंग से, ऑप्टिमाइज यूज ऑफ न्यूट्रिएंट, ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ न्यूट्रिएंट या ऑप्टिमम या ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। दूसरा कंट्रोल्ड रिलीज, एक ये फिनोमेना है इसके पास, ठीक है, कंट्रोल्ड रिलीज। तीसरा स्मार्ट फर्टिलाइजर, दे वर्क एज अ स्मार्ट फर्टिलाइजर, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट बना के लिखना है आपको, कभी भी एग्जाम में पॉइंट्स बना के ही लिखना है, उससे बहुत इफेक्ट आता है, मतलब जो एग्जामिनर है या जो चेक करता है उस पर बहुत इफेक्ट डालता है। इस टाइप से जो वे ऑफ राइटिंग है हमारी, अगर पॉइंट्स बना के लिखेंगे, फिगर बनाएंगे, इस टाइप से डाटा लिखेंगे अपन, ठीक है, तो एक अलग इम्प्रेशन जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव, क्या कॉस्ट इफेक्टिव, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, तो और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कुछ, तो वो सब आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। लोकलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर
in the form of ammonium salt, urea and nitrate और phosphate compounds are harmful। ये सारे जो हम देते हैं लोकलाइज्ड एप्लीकेशन जो भी अभी तक करते आए हैं, अमोनियम साल्ट हो गया, यूरिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये सब क्या है, हार्मफुल है। बिसाइड मच ऑफ द फर्टिलाइजर्स आर unavailable to plant as they are lost as runoff, leaching, causing pollution, है ना, रन ऑफ हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है, जैसे मैंने भी बताया था, सॉइल में रह जाता है, रेसिडुअल इफेक्ट आता है उसका, और हमारे वाटर सोर्स है, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, उस पर जाके मिल जाता है रन ऑफ के थ्रू। तो नैनो मटेरियल्स हैव पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन इन स्लो रिलीज ऑफ फर्टिलाइजर, नैनो कोटिंग्स और surface coatings of nanomaterials on fertilizer particles holds the material more strongly। जब हम इस पे कोई भी मटेरियल को इस पे एसोसिएट करवाते हैं रिएक्शन के थ्रू नैनो पार्टिकल पे, तो ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, जिसके कारण ये आसानी से नहीं निकलता है, जितनी ज़रूरत होती है उतनी निकलता है, ये समय समय पे निकलता है, ठीक है, समय समय पे रिलीज होता है। कहने का मतलब ये जब पौधों को जितना चाहिए उतना प्लांट। तो मोर ओवर नैनो कोटिंग्स प्रोवाइड्स सरफेस प्रोटेक्शन फॉर लॉन्गर पीरियड। नैनो कोटिंग हम मटेरियल के चारों तरफ कर देते हैं तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और हमारा मटेरियल लंबे समय तक वहाँ पे बना रहता है। जैसे ड्रिप इरिगेशन, अगर हम पानी को फ्लड, जो मेथड होती है इरिगेशन की, फ्लड इरिगेशन होता है एक, है ना, और फरो इरिगेशन होता है, स्प्रिंकलर से हम इरिगेशन करते हैं, ड्रिप इरिगेशन करते हैं। तो ड्रिप में क्या होता है, जो फंडा है वो यहाँ पे ड्रिप में जितना मात्रा में ज़रूरत है उतना ही वाटर जाता है, ठीक है, बूंद बूंद करके जितनी पौधों को ज़रूरत है। ऐसे यहाँ पे जितनी ज़रूरत है उतने निकलता है, स्लो रिलीज, सेम वैसे फिनोमेना है, ठीक है।